हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के यानी कि इंडस्ट्रीज के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में ये समझेंगे कि इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से ग्रो क्यों नहीं कर पा रही, कौन कौन से इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो इंडस्ट्रीज को ग्रो नहीं करने दे रहे इंडिया के अंदर। तो आज हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे करके, ठीक है, कि क्यों हमारी जो इंडस्ट्रीज है इतनी लैग कर रही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा कंसेप्ट देखो ये लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स इश्यूज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो हम सब जानते हैं कि अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद की, है ना, यानी कि जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था अंग्रेजों की गुलामी से, तो उस टाइम पे हमारी कंट्रीज में सबसे ज्यादा डेवलप सेक्टर था वो क्या था? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर नहीं बहुत सारी दिक्कतें थी जो हमने सोल्व करी आगे जाके, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर। लेकिन बात यह है कि भैया इंडस्ट्रीज डेवलप क्यों नहीं कर पा रही। अगर आज ही मैं बात करूं, मतलब उस टाइम की अगर मैं थोड़ी सी डिस्कस करूं टॉपिक, तो जब हमने इंडस्ट्री डेवलपमेंट शुरू भी करी थी ना, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रोल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट जनरेशन में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देने में सिर्फ 20% का रोल था, सिर्फ और सिर्फ 20% का रोल। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये रहा। तो इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बीन सफिशिएंट विद मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 20%। मतलब ये जो है वो उस टाइम पे सफिशिएंट विद मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार मैन्युफैक्चर करते रहते हैं हम, कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 20%, मतलब 20% से भी कम हम जो है यहाँ पे आउटपुट लेवल जनरेट कर रहे थे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो इतनी 20% से कमी करके हम जनरेट करके दे रहे थे इंडस्ट्रीज के जरिए। तो वही देखो, तो 20% टू द बोथ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द ड्रीम रन। लेकिन एक टाइम हम क्या बोलते हैं, ड्रीम रन, यानी कि जब हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी तेजी से ग्रोथ हुई थी। वो कौन सा टाइम पीरियड था हमारे पास यहाँ पे? तो वो था 2003 से 2008 का टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड था डिस्पाइट द 1991 एलपीजी। अब ये 1991 में एक पॉलिसी भी आई थी एलपीजी को हम क्या बोलते हैं, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में काफी हेल्प करी थी। क्यों? क्योंकि इस टाइम हमने, ये वो हमारा वो टाइम पीरियड था जब हमने इकोनॉमी को ओपन कर दिया था अपनी, यानी कि हम जो है वो फॉरेन ट्रेड वगैरह करने लग गए थे। हमारे देश में इंटरनेशनल बिजनेस भी आगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब बात है बेनिफिट क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कंट्री के अंदर आने का, जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले की वीडियोस में भी, कि जब कोई भी फॉरेन कंट्री की इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आती है तो फॉरेन करेंसी बढ़ती है, कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है। जब वो इंडस्ट्रीज लगेगी तो नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ठीक है, नया मेथड लेके आएंगे, यानी कि इनोवेटिव आइडियाज भी लेके आएंगे, तो जिसके जरिए जो है ना हमारी कंट्री भी जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब नई टेक्नोलॉजी भी लेके आ सकते हैं, तो वो भी बेनिफिट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मैं मानता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट वो ये था कि जब कोई भी फॉरेन इंडस्ट्री हमारी कंट्री के अंदर आएगी तो वो हमारी कंट्री के अंदर बिजनेस करेगी, तो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको हायर करेगी काम करने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगी। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे यानी कि लोगों के पास पैसा होगा तो गरीबी पे कंट्रोल में आ जाएगी, यानी कि पॉवर्टी कंट्रोल में आएगी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी राइज करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है जब भी कोई भी फॉरेन इंडस्ट्री एक कंट्री के अंदर आती है। इसका एक बेनिफिट अभी भी रह गया, वो क्या कि जब भी कोई फॉरेन इंडस्ट्री हमारी कंट्री के अंदर आएंगी तो होगा क्या, वो डोमेस्टिक बिजनेस के लिए कंपटीशन क्रिएट करेंगे। और जब भी डोमेस्टिक बिजनेस के लिए कंपटीशन क्रिएट होता है, जो डोमेस्टिक जो बिजनेस है वो सोचता है हम किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम करें कि जो हमारा आउटपुट है उसकी मार्केट में डिमांड जो है वो चलती रहे। और इस कंपटीशन का बेनिफिट डायरेक्टली किसको मिलता है? कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर को अच्छे गुड्स और अच्छी सर्विसेज कम से कम प्राइस रेट पे अवेलेबल हो जाती है। तो वो चीज है यहाँ पे। तो यही चीज थी कि जब 1991 में एलपीजी लगाया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि देखो एलपीजी है ना, इसका एलपीजी का मतलब यही है, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि इस टाइम पीरियड से पहले ज्यादातर जो कंट्रोल है ना बिजनेस का वो गवर्नमेंट के हाथों में था, लेकिन ये टाइम पहले ऐसा था जब गवर्नमेंट ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बिजनेस के ऊपर से कम कर लिया था, यानी कि उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था अपने डिसीजंस को लेके। तो रिफॉर्म्स एम्ड एट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यहां पर देखो रिफॉर्म ने किस पे ध्यान दिया? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। आप लोगों को याद होगा जब माइकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे कंसेप्ट था हमारे पास, है ना, पीपीसी का कंसेप्ट, अगर याद होगा तो, है ना। पीपीसी कंसेप्ट क्या बोलता था? और यहाँ पे हम ना 3 प्रॉब्लम की बात करते थे इकोनॉमी की, 3 मेजर प्रॉब्लम की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो उसमें से प्रॉब्लम क्या थी? हाउ टू प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए। अब उसके 2 मेथड थे, या तो हम लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे या फिर हम
कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव मेथड का मतलब क्या है कि हम जो है वो प्रोडक्शन करने के लिए लेबर से ज्यादा मशीनरी का यूज कर रहे हैं। तो क्या ये इफेक्टिव मेथड है इंडिया के लिए? नहीं, क्योंकि अगर हम इंडिया के अंदर मशीनें ज्यादा यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर से कम यूज कर रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पहले ही बहुत ज्यादा है, वो और तेजी से और बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे आजकल लोगों को एआई का खौफ सता रहा है कि भाई एआई आएगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पहले ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे भी टेंशन ही तो है। तो वही चीज है, तो इंडिया में फोकस किस पे करना था हमें? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, कि ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जाए जहां पे लेबर्स रखे जाएं और लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि जो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी हमारी इकोनॉमी की, अनएम्प्लॉयमेंट, वो दूर की जा सके, और वो दूर होगी तभी पॉवर्टी की प्रॉब्लम भी क्या होगी? दूर की जाएगी। तो ये चीज थी हमारे पास यहाँ पे। अब इसके बाद क्या आता है? एक टॉपिक आता है प्रीमैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये समझते हैं प्रीमैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है। पहले आपको समझा देता हूँ, फिर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है। देखो होता क्या है कि जनरली जितने भी सेक्टर या फिर जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, उन लोगों ने कुछ इस प्रकार काम किया है। सबसे पहले फोकस किया प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर आज का नहीं है ना, वो तो जमाने से चला आ रहा है, खेती आज की भी नहीं है। बस हम लोगों ने क्या किया? खेती को थोड़ा इनोवेटिव बनाते चले गए, नई टेक्नोलॉजी लेके आने लगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते चले गए, ठीक है। हमने नई स्किल सीखी खेती करने की, एग्रीकल्चर की स्टडीज करी, तो उन चीजों के जरिए हमने अच्छा किया है उस सेक्टर को। लेकिन वो सेक्टर है बहुत पुराना, एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ज्यादातर वेल डेवलप्ड इकोनॉमी ने सबसे पहले फोकस किस पे किया था? एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। अब उसके बाद क्या आता है? जो कंट्री ने एग्रीकल्चर डेवलप कर लिया, वो फोकस करती है इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि भाई अब जो है वो इंडस्ट्रीज लगाई जाए, और जैसे इंडस्ट्रीज लगेंगी सर्विस सेक्टर यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हमने मेनली फोकस किया इंडस्ट्रीज पे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जितनी हमारी वेल डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाहे वो हमारे पास यहाँ पे यूके हो, यूएसए हो, चाइना हो, यहाँ पे तीनों सेक्टर्स वेल डेवलप्ड हैं। लेकिन कुछ होते हैं प्रीमैच्योर इकोनॉमीज। अब वो क्या कर रही हैं? वो उनसे होता क्या है? उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कर लिया, बीच में वो जो है हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको डेवलप करना ही भूल गए या फिर डेवलप नहीं कर पाए। और किस पे डेवलप करना शुरू कर दिया हमने? सर्विस सेक्टर को डेवलप करना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया में क्या है? इंडस्ट्रीज जो है बिल्कुल लैक कर रही है, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है इंडस्ट्रीज के अंदर। लेकिन वही कंपैरिजन करूं एग्रीकल्चर का, वो भी वेल डेवलप्ड है, और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो भी वेल डेवलप्ड है। यानी कि जो पहले डेवलप होना चाहिए था इंडस्ट्रीज, वो डेवलप नहीं है। इसी को बोलते हैं प्रीमैच्योर इकोनॉमीज। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, वरना आज हमारा इंडिया जो है वो भी किसमें आता? डेवलप्ड इकोनॉमी का पार्ट बन चुका होता। वही चीज यहाँ पे है। तो इट रेफर्स टू द फेनोमेनन वेयर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्लोज डाउन प्रीमैच्योरली इन इट्स डेवलपमेंट पाथ। इसका मतलब ये हमारा वो टाइम पीरियड होता है, या फिर ये हमारा वो फेनोमेनन होता है जहाँ पे ग्रोथ जो है ना एक कंट्री की, ऑफ एन इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्लोज डाउन, वो स्लो जाती है प्रीमैच्योरली इन इट्स डेवलपमेंट पाथ, अपने डेवलपमेंट पाथ को लेके। इसके बाद क्या आता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रांजिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। और जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रांजिशन है वो कहां से आता है? फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। डेवलप करना शुरू करता है एग्रीकल्चर से किसकी तरफ? मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, एंड देन टू सर्विसेज। ये एक होता है तरीका। क्या? अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो हम कैसे सोचते हैं कि पहले एग्रीकल्चर डेवलप कर लेते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करेंगे, और देन सर्विसेज को डेवलप करना शुरू कर देंगे। तो हाउएवर सम इकोनॉमीज प्रीमैच्योर शिफ्ट्स टू द सर्विस सेक्टर। लेकिन कुछ इकोनॉमीज ऐसी प्रीमैच्योर होती हैं, वो डायरेक्टली शिफ्ट करती हैं सर्विस सेक्टर की तरफ, विच हिंडर्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये हमारे दो मेनली टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पे, वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आज भी हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पा रही हैं, वो समझते हैं। यहाँ पे देखो ये पॉइंट भी है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, तो वो फैक्टर जिन्होंने अपना योगदान दिया किस चीज में? अभी योगदान तो नहीं बोलेंगे हम, नाश किया इन्होंने, टू स्टैग्नेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, जिनकी वजह से जो आज भी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं, या फिर स्टैग्नेंट ग्रोथ है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, वो सब डिस्कस करते हैं। तो हमारे 17 पॉइंट है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? इनएडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसको बोलते हैं ना R&D इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट। यानी कि देखो हम सब जानते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बड़ी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो बिग प्लेयर्स हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, वो सारी कंपनीज, सारी इंडस्ट्री, सारी फर्म के अंदर एक टीम होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। उनका काम ही क्या होता है? इनोवेटिव आइडियाज ढूंढना। अब इनोवेटिव आइडियाज का मतलब क्या है? कि इनोवेटिव आइडियाज ऐसे कि जिसके जरिए अपनी कॉस्ट को कम से कम कर सके और फीचर्स को मैक्सिमम कर सके। क्योंकि देखो प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो कॉस्ट को मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है मार्केट में कंपटीशन से बाहर कब जाएंगे? जब वो कम प्राइस में गुड्स और सर्विस को सेल करेंगे। लेकिन प्राइस कम करने में क्वालिटी का जो है डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्वालिटी से हाई रखी जाएगी, प्राइस कम होगा। और प्राइस कब कम आएगा? जब कॉस्ट कम से कम आएगी।
तो वो चीज़ होती है यहाँ पे। तो इन एडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे कंट्री में क्या है कि प्रॉपर तरीके से हम जो है इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रहे किस चीज़ पे, रिसर्च और डेवलपमेंट पे। और जब रिसर्च और डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो एक सिंपल सी बात है, इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आएंगे, कॉस्ट कम नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होगी, तो हम जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में लैक करेंगे ही करेंगे। अब उसका मेन रीज़न क्या, जैसे हम आज में एग्जाम्पल देता है चाइना से हम कंपेरिजन करते हैं अपना, चाइना की भाई जो जीडीपी है ना, जितना चाइना जो है खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, उतनी तो हमारी जीडीपी है। ठीक है, सोचो कितना पैसा खर्च करता होगा, जितनी हमारी जीडीपी बनती है ना टोटल में आगे, उतना पैसा खर्च कर देते हैं वो लोग रिसर्च और डेवलपमेंट पे। तो सोचो कितना पैसा कमाते होंगे वो लोग, तभी तो आज वो टेक्नोलॉजी के नाम पे इतना इनोवेटिव है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अभी चाइना का लेवल टच करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा हमें, क्योंकि वो बहुत आगे है। ठीक है, हम सिर्फ एक चीज़ में आगे हो रहे हैं, पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन में चाइना को छोड़ दिया पीछे। ठीक है, तो बस वही चीज़ चल रही है, अभी तो बहुत मेहनत लगेगी इस चीज़ को टच करने में। दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये तो होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। अभी करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी क्या है, पहले क्या होता है और जनरली अभी भी देखा जाता है, अब इंडस्ट्रीज को लेके जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी लाइसेंस प्रोवाइड करती है, टेंडर प्रोवाइड करती है। तो हो क्या रहा है, टेंडर उन लोगों को नहीं दिया जा रहा जो अच्छे तरीके से काम करेंगे, कम पैसे में काम करेंगे, टेंडर उन लोगों को दिया जा रहा है जो रिश्वत अच्छा देंगे। यानी कि यही जो चीज़ है कि भाई देखो, ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या करते हैं, टेंडर्स उन लोगों को सेल कर देंगे जो उनको मोटा पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, घूस लेंगे। ठीक है, और ऐसे बहुत सी रिपोर्ट आती भी है, आर्टिकल आती भी है कि भाई इसके घर में छापा पड़ा, वहाँ पे से इतना ऐसा ना पैसा निकला। ठीक है, रेड मारी गई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के घर पे, वहाँ पे इतना पैसा मिला। क्यों मिला? क्योंकि लोग करप्ट है, करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो है हमारी कंट्री में, तो ये लोग जो है वो उनको टेंडर देते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं जो उनको अच्छा पैसा प्रोवाइड करे, ना कि उनको देते हैं जो कॉस्ट एफिशिएंट है। ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से काम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो उन चीजों को उनको नहीं दे रही है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। एक बात और बता दूं, मैंने 17 पॉइंट भी डिफाइन किए हैं, आप लोगों को एग्जाम के अंदर डिफाइन भी करने हैं, जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, आप लोगों को लिख के आना है। ठीक है, मैंने वैसे लिखे 17 पॉइंट, सिर्फ मैं समझा देता हूँ, लिखना आपको अपने आप ही है। ठीक है, वैसे मैं नोट्स में भी डिफाइन कर दिए इन पॉइंट्स को, लेकिन आपको खुद करना आना चाहिए पॉइंट डिफाइन। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, डोमिनेंस ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसकी डोमिनेंस। अभी डोमिनेंस क्या होती है, डोमिनेंस मतलब क्या है कि सारी जो ताकत है ना इंडस्ट्रीज की, किसके हाथ में है, इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो इकोनॉमी जो ना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती, टैक्स चुराती है। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो पूरे तरीके से धांधलेबाजी करती है, तो उनकी जो है ना, वो जो है उनकी डोमिनेंस है हमारी इकोनॉमी के अंदर। और जब तक उनकी डोमिनेंस रहेंगी, अच्छे बिजनेसेस जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या बनता है, हमारा मेजर प्रॉब्लम बनता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होना। फोर्थ क्या होता है हमारा, स्किल मिसमैच। अब स्किल मिसमैच भी बहुत बड़ा इशू है। अब स्किल मिसमैच का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो होता क्या है कि भाई इंडस्ट्रीज जो हैं, ठीक है, वो करती क्या है यहाँ पे, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो कैसे पर्सन को हायर करेगी जिनके पास प्रॉपर स्किल हो। आज होता क्या, मैं बीच में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ना एक कॉलेज की टॉपर लड़की थी जिसने ऑलमोस्ट कॉलेज में टॉप नहीं किया, अपनी ऑलमोस्ट हर एक क्लासेस में टॉप किया है, हर एक क्लासेस में नंबर गेन करे हैं, अच्छे नंबर गेन करे हैं। लेकिन जब वो इंटर्नशिप के लिए जाती है उसे बाहर कर देते हैं। क्यों? इतने नंबर लाने के बावजूद भी लोग बाहर हो रहे हैं। उसका एक मेन रीजन ये है कि भाई उनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है। जो डिग्रीज है ना, उनका काम पड़ता है किसमें, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने में, चाहे वो हमारा एसएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर और भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट, आईआईटी, इन डिग्री की जो है काम आती है। लेकिन यहाँ पे ना हमें टैलेंट से एग्जाम क्रैक करना पड़ता है तब तक जॉब लगती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर है ना, अब डिग्रीज नहीं देखता, वो जो देखता है आपके पास वो स्किल है या नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास जो है ना अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। लेकिन ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पर एक अच्छी पोस्ट बैठे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मतलब एक मानोगे भी नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब से ना 2 गुना 3 गुना सैलरी देते हैं, पौने 2 लाख 2 लाख 2.5 लाख के पैकेज लगे हैं उनके। और उनके पास सिर्फ क्या है, 12वीं पास आउट की डिग्री है। बट किसके बेस पे, अपनी स्किल्स के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे। तो अगर स्किल मैच मिसमैच होगा तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, अगला पॉइंट क्या आता है, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। अब ये सप्लाई चेन क्या है, ठीक है। तो सप्लाई चेन की बात करूं यहाँ पे, तो जैसे कि मान लो कि अब एक सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या होता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, लेकिन उसे खरीदे कौन, आम कंज्यूमर्स। तो उन तक पहुंचने के लिए जो है बहुत सारी टीम लगती है, रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी जो है ना वो काफी अलग तरीके से या फिर डिफरेंटली बिहेव करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, धांधलेबाजी वगैरह वहां पे भी होती है, करप्शन वहां पे भी होता है, जिन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक लैक है कि यहाँ पे भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है। फिर क्या आता है यहाँ पे, शॉर्टेज ऑफ पावर रिसोर्सेज। अब शॉर्टेज ऑफ
पावर रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं भाई, अगर इंडस्ट्रीज चलानी है तो पावर चाहिए ना, पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की, कोल की, फ्यूल चाहिए। तो ये अगर हम बिजनेस को प्रॉपर तरीके से पावर सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो ग्रो कैसे करेंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। एक वही सिंपल सी बात है भाई, मैं काम करना चाहता हूँ दिन के 18 घंटे 16 घंटे, लेकिन अगर मान लो मैं फूड ना खाऊं, खाना ना खाऊं, एनर्जी ना गेन करूं, तो क्या पॉसिबल है उतनी देर तक काम करना? पॉसिबल ही नहीं बिना एनर्जी के। वही सेम चीज है। तो अगर शॉर्टेज रहेगी पावर सप्लाई की, पावर रिसोर्सेज की, तो लोग काम किस तरीके से करेंगे अच्छे तरीके से? इंडस्ट्री डेवलप यहाँ पे भी नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक मेन रीजन बनता है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर जो है पावर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है हर जगह। अब अभी भी देखो ना, ज्यादातर जो है इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ डेवलप कहाँ पे है? अर्बन सिटीज में, अर्बन शहरों में। रूरल में अभी भी डेवलप नहीं है। क्यों? क्योंकि रूरल में मानता हूँ ज्यादातर गाँव वाले इलाकों में 24 घंटे लाइट आ चुकी है, लेकिन वहाँ कटती रहती है, लाइट रहती है 24 घंटे, 10 घंटे रहेगी, 12 घंटे रहेगी, बाकी टाइम रहेगी ही नहीं बहुत सारे गाँवों में। तो ऐसी जगह इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप की जा सकती हैं बिना पावर के अच्छे सोर्स के? और खासकर इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे बड़ा पावर सोर्स है आज के टाइम पे, डोमेस्टिक लेवल के लिए भी और इंडस्ट्री लेवल पे भी। तो वही चीज है यहाँ पे। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? इनसफिशिएंट कैपिटल। अरे अब एक कैपिटल क्या होता है तो सबको पता होगा, खासकर कॉमर्स के बच्चों को। यानी कि वो पैसा जो बिजनेस में इनिशियली लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिसके जरिए हम प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। यानी कोई भी बिजनेस में क्या रहता है? पैसा। अब पैसा क्या होता है? कैपिटल। अब इनसफिशिएंट कैपिटल का मतलब क्या है कि आपको बिजनेस खड़ा करना है लेकिन पैसा है नहीं, ठीक है। तो कैसे खड़ा करोगे बिजनेस? पॉसिबल ही नहीं बिजनेस खड़ा करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बिजनेस क्या करता है? हमारा लैक करता है, यानी कि इंडस्ट्रीज लैक करती हैं। अब देखो जैसे कि ज्यादातर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या फिर माइक्रो लेवल बिजनेसेस हैं, मिड लेवल बिजनेसेस हैं, वो डेवलप क्यों नहीं कर पाते? वो इंडस्ट्री डेवलप क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि प्रॉपर पैसा ही नहीं है। नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए पैसा नहीं है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। तो अगर वो सारी चीजें नहीं होंगी तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? ये सब क्यों हो रहा है? इनसफिशिएंट कैपिटल, यानी कि पैसे की कमी की वजह से। तो अगर पैसा होता तो ग्रोथ हो जाती। तो इनसफिशिएंट कैपिटल भी एक कारण बनता है हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने का। क्योंकि अगर मैं बात करूं तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर पैसा किस सेक्टर के अंदर लगता है तो वो लगता है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, क्योंकि वहां पे भारी भारी इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी मशीन लगानी पड़ती हैं, और उनके लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, और बिना पैसे के हम चीजें डेवलप नहीं कर सकते। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 8th पॉइंट में? इनसफिशिएंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इनसफिशिएंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि जो भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बात करी कि ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो कहाँ पे लगते हैं? अर्बन सिटीज के अंदर। और रूरल में क्यों नहीं लगते हैं भाई? रूरल में बहुत सी दिक्कतें हैं, ठीक है। कौन कौन सी दिक्कत है रूरल एरियाज में? कि भाई एक तो यहाँ पे मान लो कि एजुकेशन अच्छी नहीं है, पब्लिक फैसिलिटीज की बिल्कुल कमी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छी नहीं है, पावर सप्लाई की शॉर्टेज है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से जो है रूरल एरियाज में जनरली इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जाती हैं। और ये एक रीजन है कि ज्यादातर जो रूरल एरियाज के लोग हैं ना वो कहाँ की तरफ भागते हैं? अर्बन सिटीज की तरफ, ताकि उनको अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज मिल सके, ठीक है। सपोज करो भाई ये लोंडा है, इसको ज्यादा पैसे कमाने हैं, है ना। ये मैंने, अरे मेरी ड्राइंग ये भाई अच्छी है यार, है ना, जो भी है, जो भी समझ लो, ठीक है। ये लड़का है, ठीक है, इसको भाई ज्यादा पैसे छापने का शौक है। अब इसको दिखा भाई रूरल एरियाज में ना तो प्रॉपर एजुकेशन मिल रही, ना प्रॉपर स्किल सिखाई जा रही, ना पावर सप्लाई है, ठीक है, तो ना ही कुछ अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। तो कहाँ भागा? शहरों की तरफ। अपने बचपन में स्टोरीज पढ़ी होगी ना कि जिनको ज्यादा पैसा कमाना था वो शहरों की तरफ भागे। फिर यहाँ पे वो गया, यहाँ पे उसने स्किल सीखी, इंडस्ट्रीज में गया, फिर पैसा छापना शुरू किया, अंधा पैसा कमाया, है ना। तो ज्यादातर लोग जो है वो अर्बन सिटीज की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है और इंडस्ट्रीज ना डेवलप होने के कभी कभी कारण है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर फीचर्स सही है, प्रॉपर फैसिलिटीज सही है इंडस्ट्री डेवलप होने की, वो यहाँ पे है ही नहीं। और वो काम किसका है? प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंडस्ट्रीज लेके नहीं आएंगी, यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज लॉन्च नहीं करेंगी, जब तक यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। तो यही है कि ये एक ऐसी जगह है जो खाली तो जा रही है और यहाँ पे रश बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 9th पॉइंट? 9th में क्या है? ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। इसकी बात मैं पहले कर चुका हूं। अब ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी क्यों जरूरी है? क्योंकि इनसफिशिएंट कैपिटल, पैसा, भाई पैसा तो है ही नहीं, ठीक है। तो कहां से लाएंगे नई नई टेक्नोलॉजी? कहां से करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा, ठीक है, तभी तो आएंगे नहीं। तो जो हम यूज करें ना ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि ओल्ड टेक्नोलॉजी, ये भी रीजन बनता है इंडस्ट्रीज के ना डेवलप होने का, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास अगला पॉइंट? इंडस्ट्रियल सिकनेस। अब इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब वही सारे पॉइंट्स आगे तो मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है, कि भाई प्रॉपर फैसिलिटीज ना होना, ठीक है, पैसा ना होना, पावर सप्लाई में शॉर्टेज होना, वो सारी चीजें क्या बनती है? कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सिकनेस का कारण बनती है। फिर क्या आता है? रीजनल इनइक्वालिटी। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो बात मैं नीचे कर भी चुका हूं। रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि कुछ जगह तो ऐसी है जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप है। जैसे कि देखो अब बैंगलोर है, उसको हम IT हब बोलते हैं, दिल्ली में इंडस्ट्रीज की कमी नहीं है। महाराष्ट्र, भाई एक टाइम ऐसा था जब की बात
करो 50% जो इंडस्ट्रीज है ना वो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर थी। अरे इंडिया इतना बड़ा देश है, महाराष्ट्र इतना सा उसमें से, लेकिन 50% टोटल इंडस्ट्री किसके पास है? सिर्फ महाराष्ट्र के पास। इसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनल इनइक्वालिटी। अब क्या जिस बंदे को जॉब करनी है इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है डायरेक्टली महाराष्ट्र में जाके काम करे, बाकी जगह तो काम अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। और अगर सारे लोग महाराष्ट्र में चले गए तो इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जगह भी नहीं बचेगी महाराष्ट्र के अंदर 2 गज पैर रखने की भी। फिर क्या होता है हमारे पास अगला पॉइंट, डिफेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। अब ये डिफेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है वो काफी डिफेक्टिव है, यानी कि जो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है भी ना वो सिर्फ क्या बना रही है? व्हाइट गुड्स। अब बात में व्हाइट गुड्स, सफेद गुड्स, अरे भाई व्हाइट गुड्स का मतलब है लग्जरी आइटम्स जैसे कि एसी, टेलीविजन्स यानी कि फोन्स, ऐसी चीजें जिनको सिर्फ जनरली तो मिडिल क्लास वाले अफोर्ड कर सकते हैं या फिर रिच क्लास वाले पीपल्स अफोर्ड कर सकते हैं ताकि इनको प्रॉफिट बनाया जा सके। लेकिन जो बाकी कंज्यूमर गुड्स हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है, तो जैसे कपड़े वगैरह हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, उन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं है। तो ये भी क्या है? एक डिफेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। कि सबका फोकस क्या है कि जब हम जो है वो गुड्स बनाएंगे अपर मिडिल क्लास के लिए, रिच पीपल्स के लिए, ताकि हमको प्रॉफिट मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले, यानी कि लोअर गुड्स के बारे में ज्यादातर कंपनीज सोच ही नहीं रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत बनती है। 13 पॉइंट क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। चलो ठीक है, हमने तो एक की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी प्रॉपर नहीं है, पर जो भी है वो भी अंडर यूटिलाइजेशन है, उसको भी हम कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जितने भी हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, जितना भी हमारे पास, ठीक है, काम मौजूद है, हम उसका भी जो रिसोर्स मौजूद है उसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अगर उसको भी यूटिलाइज कर लेते तो कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्रियल जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर या फिर ग्रोथ जो है थोड़ी सी और ज्यादा हमारी हो सकती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। इसके बाद क्या बनता है हमारा? 14 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब क्या कि लोग जो है वो आपस में ही लगे हुए हैं डिस्प्यूट करने के लिए, ठीक है, आपस में कलेश मचा रखा है इन लोगों ने। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिसकी वजह से क्या कर रहा है, ये लोग आपस में कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं जिसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं ये लोग लड़ रहे हैं तो इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है। फिर क्या आता है? ह्यूमन कैपिटल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दो ही चीजें होती हैं एक कंट्री आगे बढ़ाने के लिए, एक ह्यूमन कैपिटल, एक फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल तो आप अचीव कर लोगे, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, ठीक है, वो सब हमारे क्या होते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं फिजिकल कैपिटल हम इनको बोलते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग एसेट कैसे बन सकता है? ह्यूमन बीइंग एसेट कब बनेगा? जब उसको प्रॉपर एजुकेशन होगी, प्रॉपर नॉलेज होगी, हेल्थ अच्छी होगी, प्रॉपर स्किल होगी। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ह्यूमन को एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब बात ये एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? अरे एसेट का सिंपल सा मतलब ये है कि अकाउंट्स के बच्चों को तो पता ही होगा, कॉमर्स के बच्चों को खासकर एसेट का मतलब होता है जो चीजें पैसा कमा के दे। अब एक जो मान लो कोई भी ह्यूमन है, ये पैसा कब कमाएगा? जब इसके पास प्रॉपर स्किल होगी, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज है, हेल्थ इसकी बढ़िया है, तो अच्छे तरीके से काम करेगा वो। तो वो सब चीज चाहिए एक ह्यूमन कैपिटल को अच्छा करने के लिए। और अगर एक ह्यूमन कैपिटल अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री, यानी कि अगर मान लो कोई ह्यूमन लायबिलिटीज है, जैसे पहले क्या होता भाई हम 2 हमारे 10, क्या चल रहा है सिस्टम, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब वो क्या सोचते कि भाई अपने 10 बच्चे हैं, 10 कमा के लेके आएंगे, पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। अरे भाई पैसे कमाने की मशीन है 10, आपने उनको एजुकेशन दी नहीं, स्किल है नहीं उनके पास, ठीक है, तो कहाँ से पैसा लेके आ पाएंगे भाई? सबके सब मजदूरी पे करेंगे, और मजदूरी में भी बहुत कंपटीशन है अब तो इंडिया के अंदर। लोगों को मजदूरी भी प्रॉपर तरीके से डेली वेजेस का जो काम है वो भी नहीं मिल रहा अच्छे तरीके से। तो ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन कैपिटल जो है कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे लैक करता है। वहीं अगर मैं कंपेरिजन करूँ, चाइना की पॉपुलेशन तो काफी अच्छी है, लेकिन वो फिर भी डेवलप कर रहा है। क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि उसका एक रीजन है, चाइना के लोग जो है वो एसेट बने हुए हैं आजकल। अगर आप पढ़ोगे चाइना के बारे में, तो चाइना की जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना वो सारी फीमेल्स काम करती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। और बाहर का जो भी काम होता है ना, आउटसोर्सिंग वगैरह का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो जो सारा काम है ना, वो सारा काम जो है वो मेल संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का जो है वो कंट्रीब्यूशन है वहाँ की इकोनॉमी चलाने के लिए। वहाँ पे हमारे इंडिया की तरह नहीं कि भाई सिर्फ कहने को लेके इक्वालिटी, लेकिन जो है फिर भी हमें जो है यहाँ पे हमने इक्वल दर्जा नहीं दे रखा फीमेल्स को मेल्स के बराबर, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है वो एक्चुअल में इक्वालिटी है, वहाँ पे दोनों का कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। हमारे यहाँ तो भाई ना मेल्स प्रॉपर डेवलप कर पा रहे हैं, ना मेल्स का पूरा कंट्रीब्यूशन है, ना फीमेल्स का पूरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो वो चीज है, तो ह्यूमन कैपिटल कहीं ना कहीं बहुत लैक कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जो है इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं कर पा रहे, खासकर इंडस्ट्री लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पा रहे। इसके बाद क्या है? लेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। अब जो स्मॉल इंडस्ट्री बात कर चुका था मैं, इसकी स्मॉल हो, मिड इंडस्ट्री हो, इनके पास लैक ऑफ कैपिटल होती है, पैसा कम होता है, पैसा कम होता है, तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट नहीं कर पाते, यानी कि लेस डेवलपमेंट हो जाती है स्मॉल इंडस्ट्रीज की। क्योंकि गवर्नमेंट भी कितनी ही स्मॉल इंडस्ट्रीज को, कितनी ही मिड इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, बहुत कम को, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक देखने को मिलता है। 17 और आखिरी पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ये भी एक मेन पॉइंट बनता है।
क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने की कोशिश करती है, डैमेज करने की कोशिश करती है पोल्यूशन के जरिए। फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन कर रही है, ठीक है भाई, जो गंदा पानी है वो रिवरों में छोड़ दिया, ठीक है, एयर पोल्यूशन कर रही है, ठीक है, जो भी मतलब धुआं वगैरह निकलता है या फिर ग्रीन हाउस एमिशंस है उसको उसके जरिए एयर पोल्यूशन कर रही है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है जहाँ पे अंदर काम चल रहा है मशीन चल रही है उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं सोसाइटीज जो है वह ऐसे बिजनेस के, ऐसी इंडस्ट्री के खिलाफ हो जाती हैं और कई बार तो गवर्नमेंट भी उन्हें बैन कर देती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कुछ इंडस्ट्री चल रही थी वो भी हमारी क्या खत्म हो जाती है। तो ये एक रीजन है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती। जिसका मैंने एक बार बात की भी थी कि जो हमारा जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो क्या सोच रही है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं यानी कि जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है उन पे कंट्रोल किया जाए, और अगर उन पे कंट्रोल होगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी। क्योंकि भाई अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हम जो फ्यूल्स यूज करेंगे तो उसके जरिए ग्रीन हाउस एमिशंस, गैस का एमिशंस तो होगा ही होगा, तो जिसके जरिए ना कहीं जो है हम ग्रोथ करते हैं। तो अगर हम उनको कम करेंगे तो हमारी ग्रोथ भी कम हो जाएगी, तो वो भी एक रीजन बनता है यहाँ पे। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो है ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि या तो उन्हें खिलाफ सोसाइटी हो जाती है या फिर उन्हें खिलाफ गवर्नमेंट हो जाती है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट कंसेप्ट। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। आज की वीडियो उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट, किसी भी तरह का डाउट बच जाए, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब इसको जो उतार सकता है मेट्रोन बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतार सकता है मेट्रोन बोर्ड के सामने से।